हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एफ टेस्ट एंड मल्टीपल रिग्रेशन। तो ये एफ टेस्ट क्या होता है, तो एफ टेस्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमने रिग्रेशन मॉडल जो पहले डिस्कस किया है, जैसे मैं ऐसे लिखता हूँ कि ये वाई आई इज़ इक्वल टू, ये मैं बीटा 1 हैट कर देता हूँ प्लस ये बीटा 2 हैट एंड एक्स 2 आई एंड प्लस मैं इसको बीटा 3 हैट और x3i कर देता हूँ। इसको यहाँ पे एरर टर्म को मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या था, पहले क्या कर रहे थे हम, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 ये जो कोफिशिएंट है हमारे, ओके, इनको हम क्या कर रहे थे, इन पे टेस्टिंग कर रहे थे कितने इफ़ेक्टिव है। हम नल हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे थे, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये सारे बीटा 2 3 ये हमारे पास जितने भी मॉडल हैं ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनको साइमल्टेनियसली देखना है हमें कि ओवरऑल सिग्निफिकेंस तो क्या है, एफ टेस्ट क्या है, ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ एस्टिमेटेड रिग्रेशन। क्या है ये, ओवरऑल significance of estimated regression, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर है कि हमें क्या करना है, देखना है साइमल्टेनियसली बीटा 2 बीटा 3 ये वैल्यू जो है हमारी सिग्निफिकेंट है या नहीं है। ये मैं दूसरे कई कितनी भी टर्म्स यहाँ पे लिख सकता हूँ, जैसे मैं वाई आई करता हूँ, यहाँ पे मैं ये बीटा 1 कर देता हूँ, ठीक है, ये बीटा 2, ओके, और यहाँ पे मैं x2 कर देता हूँ प्लस ये बीटा 3, ठीक है, ये x3 कर देता हूँ, ठीक है, प्लस ऐसे करके, और ये बीटा के आई जो भी है, ठीक है, और एक्स के आई कर देता हूँ, ठीक है, और ये एरर टर्म कर दे। इस तरह हम कितने भी यहाँ पे जो है वेरिएबल को ऐड कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या देखना है, हम एक हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस हमारी क्या होगी कि बीटा 2 इज इक्वल टू बीटा 3, ओके, इज इक्वल टू बीटा के, ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, कि बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो वही तो नल हाइपोथेसिस बताती है, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये हमारी क्या बन रही है, यहाँ पे नल हाइपोथेसिस है, ठीक है। इससे पहले जो हम क्या कर रहे थे, टी टेस्ट कर रहे थे, उसमें क्या कर रहे थे, हम एक एक करके देख रहे थे, बीटा 2 को देख रहे थे, बीटा 3 को देख रहे थे, बीटा के को देख रहे थे, 1 बाई 1 करके हम चेक कर रहे थे कि वो इफेक्टिव है या नहीं है, ठीक है, या स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, हम इकट्ठा देख रहे हैं कि ये सारे मॉडल जो है ये इफ़ेक्टिव है या इनएफेक्टिव है, ओके। तो यहाँ पे हमारे क्या है, नल हाइपोथेसिस क्या बन रही है, बीटा 2 बीटा 3 एंड बीटा के इक्वल टू 0। तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बनेगी हमारी, HI1, ठीक है, H1 क्या बनेगी कि नॉट ऑल स्लोप कोफिशिएंट आर 0 साइमल्टेनियसली, कि ये साइमल्टेनियसली 0 नहीं है सारे। तो इसको मैं क्या रखता हूँ, नॉट ऑल स्लोप कोफिशिएंट्स आर 0 साइमल्टेनियसली, ठीक है। ये साइमल्टेनियसली 0 नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ जो है कोफिशिएंट इफ़ेक्टिव है, ठीक है, जो हमारे मॉडल को इफ़ेक्टिव बनाते हैं, ओके, या स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हैं कि हमारा एफ टेस्ट होता क्या है। एफ टेस्ट क्या करता है, ओवरऑल सिग्निफिकेंस को चेक करता है, ना कि किसी पर्टिकुलर एक कोफिशिएंट को, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हम बीटा 2 बीटा 3 बीटा की ये सब को चेक कर रहा है कि ये मॉडल का पार्ट है या नहीं है, ठीक है। अब हमें देखना है कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो एफ टेस्ट का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको पता होगा कि हम क्या देखते हैं कि एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर और डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। और यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है ये अभी बताऊँगा मैं, ठीक है। और आगे नीचे क्या आ गया, रेजिजुअल सम ऑफ स्क्वायर एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो यहाँ पे हल्का सा देखो, एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर अपॉन रेजिजुअल सम ऑफ स्क्वायर, ये सीधा बता रहा है कि रेजिजुअल की मतलब जो हमारा मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, एक्सप्लेन का मतलब जिसको हमारा मॉडल एक्सप्लेन कर रहा है। तो रेजिजुअल की कंपैरिजन में हमारा कितना पार्ट एक्सप्लेन हो रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे ESS है जो एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर बढ़ेगा,
ठीक है, तो वो एफ़ का वैल्यू इंक्रीज़ होगा। जैसे जैसे नीचे वाला जो रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर बढ़ेगा तो एफ़ वैल्यू कम होगा, इसका मतलब एफ़ वैल्यू बढ़नी चाहिए। ओके, तो इसको मैं और सिंपल तरीके से ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर अपॉन के माइनस 1। के होते हैं आप जितने भी पैरामीटर है जिनका आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। ओके, और यहाँ पे क्या हो गया, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर आ गया। तो इसमें क्या आ गया, ये n माइनस के आ गया। n माइनस के हमने क्योंकि n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और k जो हमने जितने भी कोफिशिएंट हमने लिए हुए हैं, ठीक है, जो हमारे मॉडल का पार्ट है। इसका मतलब जो एक्सक्लूडिंग है वो RSS में आएंगे, ठीक है। और उसी तरह एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर में k माइनस 1 हमने इसलिए किया क्योंकि हमने वो इंटरसेप्ट टर्म है उसको हटा दिया और के सारे कोफिशिएंट आ गए जिसमें इंटरसेप्ट टर्म भी इंक्लूड था, क्योंकि अब इसमें एक्सक्लूड हो गया। इसको और सिंपल से तरीके से लिखेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इक्वल टू जैसे के माइनस 1 अपॉन में तो नीचे चला जाएगा, ठीक है, और के माइनस n माइनस के भी अपॉन में तो ये ऊपर चला जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n माइनस के अपॉन के माइनस 1 कर दिया, ठीक है, और आगे एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर अपॉन रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर आ गया। ओके, आई होप कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब हमें देखना है यहाँ पे, ये चीज़ तो आपने यहाँ पे देख ली, अब हमें देखना है कि इसका आर स्क्वायर के साथ क्या रिलेशनशिप है। आर स्क्वायर के साथ क्या रिलेशनशिप है, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसको और सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, ठीक है। ये n माइनस के को मैं वैसे लिख देता हूँ, इसको छेड़ना नहीं है, ठीक है, और ये k माइनस 1 है, इसको भी नहीं छेड़ना है। ओके, मैंने ऐसे लिख दिया। आगे लिख दिया मैंने ये एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है, और नीचे मैंने क्या किया है, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ठीक है। रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर यहाँ पे आपको मैंने पहले बताया है 1 माइनस क्या आ जाता है ये, सॉरी, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर होता है टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर। तो आप इसको इससे रिप्लेस कर दो तो ये आ जाएगा टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको आर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको टोटल सम ऑफ स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसको और नीचे हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ n माइनस के लिख देते हैं, ठीक है, और ये आ जाएगा k माइनस 1 और आगे एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर अपॉन टोटल सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है, और नीचे टोटल सम ऑफ स्क्वायर अपॉन टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर अपॉन टोटल सम ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे देख सकते हैं कि इससे हम काट सकते हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर अपॉन टोटल सम ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये आर स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंगली हम इनको यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे हम नीचे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे तो ये आ जाएगा n माइनस के अपॉन के माइनस 1, ठीक है। इसको ऊपर वाला एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर अपॉन टोटल सम ऑफ स्क्वायर क्या आ गया, ये आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। और नीचे क्या आता है 1 है, क्योंकि टोटल सम ऑफ स्क्वायर अपॉन टोटल सम ऑफ स्क्वायर 1 के इक्वल हो गया, और आगे फिर ये आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशनशिप आ गया। आप यहाँ देख सकते हैं कि आर स्क्वायर ऊपर न्यूमरेटर में है, तो इसका मतलब एफ टेस्ट और आर स्क्वायर में बिल्कुल पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। इसको अगर और आपको सिंप्लीफाई करना तो आप उस पुराने फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आर स्क्वायर किया, ठीक है, और नीचे के माइनस 1 को आपने फिर उसके नीचे लिख दिया जैसे मैंने पहले लिखा हुआ था। इसको क्या कर सकते हैं, के माइनस 1 जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है अपॉन, और नीचे 1 माइनस आर स्क्वायर कर दिया, और इसके नीचे हमने n माइनस के को कर दिया। ये बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने कर ली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आर स्क्वायर के साथ जो है एफ़ का पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जैसे जैसे आर स्क्वायर बढ़ेगा एफ़ का वैल्यू भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इन दो चीज़ों में आपको देखना है। एफ टेस्ट वेरीज डायरेक्टली विथ आर
स्क्वायर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखा आपने देखा कि किस तरह से हमने सारा फॉर्मूलों का डेरिवेशन किया है। आपको डायरेक्ट इस तरह की वैल्यू भी आ सकती है, आप डायरेक्टली इसमें सब्स्टिट्यूट करके आप जो है एफ टेस्ट का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम कि कुछ ये है, तो जैसे एफ टेस्ट में मैंने क्या बताया आपको कि एफ टेस्ट में बताया कि एफ टेस्ट इज़ द ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ एस्टिमेटेड रिग्रेशन। ओके, इट इज़ आल्सो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ आर स्क्वायर। ये आपको इम्पोर्टेंट है। इट इज़ ऑल्सो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है। अब जैसे आप क्या लिखते हैं कि आप नल हाइपोथेसिस क्या लिखते हैं, आप जैसे नल हाइपोथेसिस इसको ऐसे भी अज्यूम कर लेते हैं कि कोई इफ़ेक्टिव नहीं है, जैसे बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 इफ़ेक्टिव नहीं है। तो जैसे मैं नल हाइपोथेसिस ऐसे लिख रहा होता हूँ कि ये बीटा 2 इजकल टू बीटा 3 इजकल टू बीटा के इक्वल टू 0। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि आर स्क्वायर इज़ 0। ठीक है, अगर बीटा की वैल्यू हर जगह 0 होगी तो उस केस में क्या होगा, आर स्क्वायर भी 0 होगा। ठीक है, तो इनडायरेक्टली आप आर स्क्वायर का हाइपोथेसिस भी टेस्ट कर रहे हैं, ये बिल्कुल सेम ही आ रहा है। ठीक है, अब ये देखो कि अगर आप एफ टेस्ट को आर स्क्वायर के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो इट इज़ easy to compute value of f test if क्या है, if it is expressed in term of आर स्क्वायर। ठीक है, जैसे आर स्क्वायर के टर्म में एक्सप्रेस करके आप इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं तो ये बिल्कुल ही सिंपल हमारी कैलकुलेशन हो जाती है, कंप्यूट करने के लिए हमें इजी पड़ जाता है। ठीक है, अब हमें देखना है कि हम हाइपोथेसिस को कैसे एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जनरली एक तो पी वैल्यू होती है, जितना मैंने बताया कि अगर पी वैल्यू हमारा जितना मिनिमम होगा, पी वैल्यू जितना छोटा होगा उतने चांसेस है हमारा सिग्निफिकेंट है, नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं 5% पे मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, 5% पे टेस्टिंग चल रही है। ठीक है, ओके, इसको 0.0 कर देता हूँ। अगर हमारा पी वैल्यू जो है लेस देन 5 है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, इज़ ग्रेटर देन पी वैल्यू से ग्रेटर है अगर ये, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। या फिर दूसरा है कैलकुलेटेड एफ वैल्यू। ठीक है, कैलकुलेटेड एफ वैल्यू इज ग्रेटर देन द टेबल वैल्यू जो एफ टेस्ट की जो टेबल वैल्यू होता है गिवन। जैसे मैं ऐसे अल्फ़ा कर देता हूँ, ठीक है, अल्फ़ा कर देता हूँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास जो भी आ रही है यहाँ पे, ठीक है, ये आ रही है k-1 और जो है n-k आती है। अगर इससे ग्रेटर है तो भी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है। तो ग्रेटर देन टेबल वैल्यू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। जैसे मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ कि ऐसे ही मैं कर लेता हूँ कि जैसे आपका एफ़ वैल्यू आपका जो भी आ रहा है, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि जैसे 2.5 आ रहा है एफ़ वैल्यू आ रहा है। ठीक है, और आपका जो टेबल वैल्यू आ रहा है, ठीक है, किस बेसिस पे आप जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, टेबल वैल्यू अगर आपका कितना आ रहा है, जैसे 2.0 आ रहा है, तो इस केस में एफ़ वैल्यू टेबल वैल्यू से ज़्यादा है तो क्या करना है हमें, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। और नल हाइपोथेसिस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, इसके वैसे भी बोलते हैं, कई बार रिजेक्ट नहीं बोलते हैं कि नल हाइपोथेसिस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड।
ओके, तो ये हमने देख लिया एफ टेस्ट क्या होता है, हम किस तरह से इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।